अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्टिसोल और इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर पूरी एंडो विद पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी अपलोड हो जाएगी। कॉर्टिसोल का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। बेसिकली आपका क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। इसका सोर्स क्या है, एड्रिनल जोन वेसिकुलेटर। ये आप ऑलरेडी एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। बाउंड टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जैसे आपके T3 और T4 आपके किसके साथ बाइंड होते थे, आपके थोराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ऐसे ही कॉर्टिसोल किसके साथ बाइंड होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं, फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। इसमें सेम ये है कि जो हाइपोथैलेमस है आपका, हाइपोथैलेमस से CRH क्या होता है, रिलीज़ होता है। आपका जो हाइपोथैलेमस है उससे क्या रिलीज़ होता है, आपका CRH है। आपका कहाँ पे एक्ट करता है, आपके क्या रिलीज़ करता है, ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे जा एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। जो हमारा एड्रिनल मेडुला होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। और यहाँ से फिर आपका कॉर्टिसोल। और आपको इंजाइम जो मैंने पिछले पढ़ाए थे डिटेल के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए कि 21 का क्या वर्क है, 17 का क्या वर्क है, 11 का क्या वर्क है। उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन से हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं और कम बन रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे सारा ये लिखा हुआ है। अब देखो, सबसे पहले ना फंक्शन के अंदर वो कहता है इंक्रीज एपिटाइट। एपिटाइट इंक्रीज क्यों, भूख ज़्यादा क्यों होती है। देखें, ऑलरेडी मैंने आपको बताया स्ट्रेस हार्मोन। अब स्ट्रेस की कंडीशन में बॉडी को आपने ये माइंड में लाजमी रखना है कि ग्लूकोज का हमारी ब्लड के अंदर भी होना ज़रूरी है, प्लस एनर्जी का होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा बॉडी किसी चीज़ में भी रोल प्ले नहीं करेगी जब तक कि वो स्ट्रेस को सही तरीके से उस पर वर्क ना करे, ठीक है। तो जब भूख, एपिटाइट क्यों इंक्रीज़ करवाता है, जब कॉर्टिसोल है वो क्या स्टिमुलेट करता है, हंगर सेंटर्स को। क्या स्टिमुलेट करता है, किनको करता है, हंगर सेंटर्स को ब्रेन के अंदर। जब वो ज़्यादा हंगर सेंटर एक्टिवेट होंगे उसकी वजह से हम ज़्यादा जो सी फूड है वो क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, ऑफ कोर्स आपके हंगर सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होंगे, एक्टिवेट हैं, तो फूड की जो सी कैलोरी है वो ज़्यादा होगी। क्यों, जो बॉडी है ना, स्ट्रेस कंडीशन में जो बॉडी होती है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज और एनर्जी का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल। इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सिंपल सी कहानी यह है कि जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड वॉल्यूम है, इज़ मोर सेंसिटिव, ठीक है, टू एपिनेफ्रिन, यानी कि आपकी जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, जिसकी वजह से ये क्या करवा देते हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। बिकॉज जब BP हाई होता है ना, जो हमारा ब्लड है, तो ऑक्सीजन जोन्स है वो भी ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग स्ट्रेस की कंडीशन में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अप रेगुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर्स ऑन आर्टेरियोल्स, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। मतलब क्या, जो कॉर्टिसोल है ना वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के अंदर जो है वो वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। क्या करवा देता है, वैजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब ज़्यादा करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा, BP ज़्यादा, और किस कंडीशन में, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर आपको पता है कि ये कौन सी कंडीशन होती है आपकी, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हार्ट रेट आपकी ज़्यादा होती है। आपने कुत्ते को देखा, आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट, BP ज़्यादा, हार्ट रेट ज़्यादा, दिल धड़कना ज़्यादा, बॉडी की डिमांड ज़्यादा, एनर्जी आपको उस टाइम पे ज़्यादा चाहिए होगी भागने के लिए, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं जान बचाएं, ठीक है। एट हाई कंसनट्रेशन कैन बाइंड टू मिनरल कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स। जो कॉर्टिसोल होता है वो बाइंड करता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे। क्यों, जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है वो एक्ट करता है लाइक एल्डोस्टेरोन। मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से कवर करने की कोशिश करें। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा, सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा, पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका BP क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, स्ट्रेस की कंडीशन में हाई होता है। और एज वेल एज आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ करता है, सोडियम रिटेंशन, वाटर फॉलोज, BP ज़्यादा। इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटोजेनिक। ऑफ कोर्स ये चीज़ आप याद रख लें कि आपकी बॉडी के अंदर बेशक ग्रोथ हार्मोन है, चाहे आपका कॉर्टिसोल है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी। और जहाँ आप देख लें डायबिटोजेनिक, इट मींस कि ये इंसुलिन के एंटी ही जा रहा है। अब जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्यों करवा रहा है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो इंसुलिन की इफेक्टिवनेस है वो कम कर देता है। क्यों, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए उस टाइम पे। स्ट्रेस की कंडीशन में कॉर्टिसोल इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अवेलेबल हो, ठीक है, ताकि हमारे अंदर जो है वो एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल हो। इंसुलिन तो चाहता ही नहीं है कि वो सेल वो तोड़े भी सही, वो चाहता है कि सिर्फ स्टोर्ड रहे, ठीक है। तो हमारी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो इन जो ग्लूकोज लेवल है या ग्लूकागॉन है जो स्टोर्ड फॉर्म है,
उनको जो है वो जो ग्लाइकोजन है उसको स्टोर्ड फॉर्म को तोड़ने की जो है वो कोशिश करता है। आगे लिखा हुआ है इंक्रीज ग्लूकोन्यूज। देखें मैंने आपको बताया ग्लूकोज तोड़ेगा, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइज हो मतलब कि सेल में अपटेक नहीं होने देगा, ठीक है ना। और डायबिटीजनिक क्यों हो जाता है? इसी वजह से हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी डायबिटीज़ की तरफ ही जाएगी ना, क्योंकि आपकी इंसुलिन अब रेजिस्टेंस हो चुकी है, ठीक है, इन चीज़ों को लेके। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब आपका मोर ग्लूकोज हो जाता है। लिपोलाइसिस फैट ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फैट ब्रेकडाउन क्यों होता है और किस में चेंज होता है? आपके फैटी एसिड्स के अंदर। किसके अंदर चेंज होते हैं? आपके फैटी एसिड्स के अंदर। प्रोटीओलाइसिस मतलब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है कहाँ पे? हमारे जब हमारे अमाइनो एसिड्स जो से टूटते हैं लिवर में, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इन द लिवर। ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट वो कहता है कि डिक्रीज फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी, पुअर वाउंड हीलिंग, डिक्रीज कोलाजन सिंथेसिस एंड इंक्रीज ट्राई। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमारे इसके अंदर कोलाजन की जो है ना वो प्रोडक्शन कम होती है। क्यों? अब स्ट्रेस की कंडीशन है, बॉडी फोकस करती है सर्वाइवल पे। बॉडी किसके ऊपर फोकस कर रही है? सर्वाइवल पे भाई। अब वो बॉडी एनर्जी कहीं वेस्ट ही नहीं होने देगी। वो कहेगी नहीं भाई स्ट्रेस की कंडीशन है, पहले इस पे वर्क होगा, उसके बाद कहीं जाके आपकी एनर्जी यूज़ होगी। इसलिए फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी के अंदर हमारी जो, बल्कि किसी भी कंडीशन में बॉडी चाहेगी नहीं कि ग्लूकोज या आपकी एनर्जी यूज़ हो। इसीलिए हमारी जो फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी जिसमें कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्ट्रेस में जब बॉडी है वो फोकस करती है इमीडिएट सर्वाइवल के ऊपर, ठीक है, जिसमें जो ब्लड फ्लो एनर्जी को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से जो टिश्यू रिपेयर है उनको क्या हो जाता है? बहुत टाइम लग जाता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज हमारे, क्यों? जब कॉर्टिसोल है उसने ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया कि उसने एनर्जी के ऊपर स्ट्रेस पे वर्क करना है, तो वो एक्टिविटी स्लो कर देगा इम्यून सिस्टम की और इनहिबिट कर देगा प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस कम, जिसकी वजह से रिड्यूस इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग। अब आगे लिखा हुआ इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब पीजी। देखें जब भी कॉर्टिसोल अफेक्ट करता है इन्फ्लामेशन कम, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग होती है। मैंने अभी आपको बताया वो एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो रही है। और सरप्रेस जो है ना वो इन्फ्लामेशन कर देता है। अब WBC की वो क्या करता है? इनहिबिट WBC एडिशंस लीड्स टू न्यूट्रोफिलिया, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो किस में होते हैं? आपके स्टे इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो जब आपके ब्लड स्ट्रीम होंगे तो वो इन्फेक्शन वाली साइड पे नहीं आ सकेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? न्यूट्रोफिलिया। क्यों? आपका कॉर्टिसोल लिमिट कर देता है आपके इम्यून सिस्टम को। लिमिट योर इम्यून सिस्टम भाई। अभी ज़रा स्ट्रेस की कंडीशन है तो अभी ज़रा लिमिट में रहें, उसकी ओवर एक्टिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से फिर जो टिश्यू है ना वो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो WBCs की है वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लॉक हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स, यानी कि हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं कॉर्टिसोल उन्हें इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम जो से होते हैं लाइक इचिंग, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। और इसकी वजह से जो सा वो एक्सेसिव एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लामेशन होती है। एसिनोपीनिया, लिम्फोपीनिया, इसमें क्या होता है? आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। कॉर्टिसोल जो होता है उनको इंड्यूस कर देता है। एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ। लिम्फोसाइटोसिस में आपके लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? आपके टी सेल्स और टी और बीटा सेल जो हमारे जो है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है। और अफेक्ट क्या करता है? इम्यून रिस्पांस को क्या कर देता है? वीक कर देता है। आपका जो इम्यून रिस्पांस है वो क्या हो जाता है? आपका वीक हो जाता है। ऑफ कोर्स आपकी जब इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी आपके टी सेल्स बीटा सेल्स को कम कर रहा है तो बॉडी जो अब उसके अंदर एबल ही नहीं होती कि वो इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सके, ठीक है। आपकी जो एक्टिव इम्यून मेमोरी है वो उसको कम कर देते हैं। अच्छा जी, एसिनोपीनिया का मतलब ये होता है इसोफिल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जब एसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो एलर्जिक वगैरह रिएक्शन वगैरह, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है वो इन्फ्लामेशन वगैरह करते रहते हैं। अब सिर्फ ब्लॉक इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन, ये सेम वही है कि जो कॉर्टिसोल मतलब टी सेल्स की प्रोलिफरेशन एक्टिवेशन को कम कर देगा, जिसकी वजह से टी सेल्स का जो मीडिएटेड रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा बोन फॉर्मेशन डिक्रीज, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल है वो कोलाजन की जो मैंने अभी आपको बताया उसको क्या कर देगा? इनहिबिट करेगा। जब कोलाजन इनहिबिट होगा तो ऑफ कोर्स कोलाजन तो की कंपोनेंट है आपका बोन की मैट्रिक्स के लिए,
बोन की मैट्रिक्स के लिए की कंपोनेंट आपका कोलाजन, तो विदाउट कोलाजन आपकी बोन ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस वजह से वो उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट फंक्शन। अब फंक्शन मैंने बहुत डिटेल में करवा दिए, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्टिसोल इज अ बिग या एक्सोजेनस कॉर्टिसोल कैन कॉज रिएक्टिवेशन ऑफ टीबी एंड कैंडिडियासिस, ब्लॉक इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन, ये सिर्फ नॉर्मली एक दफ़ा देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका एपिटाइट रेगुलेशन। एपिटाइट रेगुलेशन में क्या, भूख आपकी खुराक की जो बेसिकली है ना आपकी रेगुलेशन कौन कौन से हार्मोन करवाता है, गैरलिन। अब इसके अंदर आप इसको गैरलिन पढ़ें या जो पढ़ें, लेकिन इसका पता होना चाहिए कि इट स्टिमुलेट हंगर विच इज ऑर्जिजेनिक अफेक्ट, जीएच रिलीज, ग्रोथ हार्मोन रिलीज विया जीएच सिक्रेटोगॉग रिसेप्टर्स प्रोड्यूस बाय स्टोमिक। अच्छा, इसमें होता पता क्या है, देखो इसका जो पहले जो फंक्शन है ना, फंक्शन उसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या करता है। हंगर को क्या करता है, स्टिमुलेट। जब ये हंगर पाथवेज को स्टिमुलेट कर, हंगर जब भूख ज़्यादा बढ़ेगी, ऑफ कोर्स आपके जो पाथवेज हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे ब्रेन के अंदर, और वो क्या कहेगा, चलो जी अब खुराक के अंदर आना ज़रूरी है। जब खुराक हम फूड करेंगे तो वो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़। जब ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ होगी तो वो किसके साथ बाइंड होंगे, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स के साथ। जब वो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स के साथ ग्रोथ हार्मोन बाइंड होंगे तो क्या होगी, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से ज़्यादा होगी। इसकी वजह से अब वो कहता है इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, अगर हम इसकी प्रोडक्शन को देखें तो स्टोमिक मेनली अगर कोई पूछे फंडस के अंदर होती है इसकी प्रोडक्शन। और जब इसका लेवल ज़्यादा होता है, और ज़्यादा कब होता है, स्लीप डेप्रिवेशन, फास्टिंग, रोज़ा वगैरह जब हम रखते हैं, प्रेटर-विली सिंड्रोम, यानी कि जब हम इन कंडीशंस के अंदर फास्टिंग है, स्लीप डेप्रिवेशन है, ये एक प्रेटर-विली सिंड्रोम ना जेनेटिक कंडीशन, आगे हम पढ़ेंगे इसको, जिसके अंदर हमारे जो ग्रेलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरफेजिया वगैरह, और इसी में फिर ओबेसिटी वगैरह आ जाती है, इंक्रीज ग्रेलिन प्रोडक्शन। और अच्छा, हमने पढ़ तो लिया कि स्लीप डेप्रिवेशन में, फास्टिंग में, देखो जब फास्टिंग में होती है तो एनर्जी डेफिसिट हो जाता है, ऐसी है ना। तो जो गैरलिन है वो क्या करता है, ट्रिगर करता है ब्रेन को फॉर द हंगर फॉर एनर्जी इनटेक, ठीक है। तो इसमें हमारी जब खुराक कम होती है तो खुद ब खुद ही जो सा वो एक्टिवेट हो जाता है। और स्लीप डेप्रिवेशन में जो स्लीप साइकिल्स होते हैं जब हमारे डिस्टर्ब होते हैं ना, अब रात को आप लेट नाइट जागें तो ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या हो जाता है, आपको भूख लगती है ना रात को, जो आज जिसे हम बेसिकली वो मम्मी डैडी फॉर्म में नाइट क्रेविंग्स बोलते हैं। तो बेसिकली इसी में जो ये गैरलिन है ये फंक्शन करता है कि जब आपका स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप रात को लेट नाइट तक जागते हैं, तब हमारे जो से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इसकी भूख हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अगर इसका मैकेनिज़्म देखें ना, बेसिकली मैकेनिज़्म ये है कि जब गैरलिन है वो किस पे एक्ट करता है, आपके हाइपोथैलेमस में, आपके हंगर सेंटर्स पे। हंगर सेंटर्स में मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप सिर्फ सुन लें, ठीक है। किसके थ्रू, NPY यहाँ पे लिखा होगा। गैरलिन मेक्स यू ग्रो हंग्री, एक्ट ऑन लेटरली ऑफ हाइपोथैलेमस मतलब हंगर सेंटर्स टू इंक्रीज द एपेटाइट। अब यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ, या NPY के थ्रू जो सा वो हंगर सेंटर्स पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है आपके न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स जब होता है तो इंक्रीज़ हो जाती है एपिटाइट, आपकी भूख जो है वो ज़्यादा हो जाती है, हम एनर्जी इंटेक करते हैं। और लेटर हाइपोथैलेमस इसका की पॉइंट है, की सेंटर है, जिसकी वजह से हमारे हंगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और इसका ना एक निमोनिक है, आप गैरलिन का एक निमोनिक है, उसका याद रख लें कि ग्रेलिन मेक्स यू ग्रो हंग्री, कि ये आपको भूख बहुत ज़्यादा लगवाता है, बस ये इसका निमोनिक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका लेप्टिन। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है बेसिकली, अच्छा जी, लेप्टिन स्टाइड हार्मोन। अब सोर्स पहले इसका पढ़ते हैं, सोर्स। अब प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बाय एडिपोज टिश्यूज, बाय फैट सेल्स। यहाँ पे देखें, ये प्रोड्यूस बाय एडिपोज टिश्यू। इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो स्टाइटी हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करना होता है, विच इज़ द हमारी बॉडी के अंदर जो एपिटाइट है उसको क्या करना होता है, कम करना होता है, ठीक है। हम समटाइम बच्चे प्रेजेंट होते हैं ना कि यार हमें भूख नहीं लग रही, तो ये जो लेप्टिन होता है ये इंपॉर्टेंस रखता है इन चीज़ को लेके। अब इसमें क्या है, म्यूटेशन ऑफ लेप्टिन जीन लीड्स टू सिवियर ओबेसिटी,
ओबीज पीपल हैव इंक्रीज लेप्टिन ड्यू टू इंक्रीज एडिपोज टिश्यू। मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा सोर्स है आपका एडिपोज टिश्यू, जहाँ से लेप्टिन क्या हो रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। बट आर टॉलरेंट और रेजिस्टेंट टू लेप्टिन एंड्रो। अब देखो सवेयर ओबेस क्यों होगा, क्योंकि लेप्टिन अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो हमारी भूख को कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा। जब हमारी बॉडी के अंदर भूख कंट्रोल ही नहीं होगी, हंगर सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होते रहेंगे, तो हमारी बॉडी, हम खाते ही रहेंगे ना। हमें ये तो फील नहीं होगा कि पेट भर गया, हम कहेंगे नहीं जी और पाओ, ठीक है। तो इस वजह से लेप्टिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो हाथ जोड़ता है कि भाई अब भूख हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, अब हमें भूख नहीं है। लेकिन अगर इसमें लेप्टिन जीन की म्यूटेशन होगी ऑटोमेटिकली, अगर आपको फिजियोलॉजी का पता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि लेप्टिन वर्क नहीं कर रहा, तो बंदा खाता रहेगा। सिवियर ओबेसिटी, ठीक है। एनरोजेनिक इफेक्ट, स्लीप डेप्रिवेशन और स्टारवेशन डिक्रीज द लेप्टिन प्रोडक्शन। देखो इसका ना बेसिकली मैकेनिज़्म आप देख लें, ऐसा है कि जब भी हमारी लेप्टिन के अंदर ना म्यूटेशन होती है ना, जब भी लेप्टिन जीन की जोन है वो म्यूटेशन होती है, तो जो लेप्टिन जीन है वो क्या करता है, इम्पेयर कर देता है प्रोडक्शन को। इम्पेयर उसकी क्या हो जाती है, प्रोडक्शन क्या हो जाती है, प्रोडक्शन इम्पेयर्स, और उसकी वजह से क्या हो जाती है हमारी ओबेसिटी, ठीक है। क्यों, हमारे सिग्नल ही नहीं मिल रहे, जो सैटिस्फाइड के सिग्नल हैं वो ही नहीं मिल रहे। जब सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहे, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें भूख लगती रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हमने करना क्या है कि यहाँ पे लिखें लेप्टिन कीप्स यू थिन, एक्ट ऑन वेंट्रोमीडियल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, जो हमारे स्टेटस सेंटर होते हैं, और डिक्रीज़ करता है एपिटाइट को। हमारे एक्ट करता है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में, जो स्टेटस सेंटर्स हैं वहाँ पे एक्टिवेट करता है। हमारे यहाँ पीओएमसी पड़े होते हैं, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, और न्यूरॉन्स को, और सप्रेस करता है एपिटाइट को, जिसकी वजह से इनहिबिट कर देता है एनपीवाई जीन को। एनपीवाई जीन कहाँ पे यूज़ हो रहा था, आपके गर्लिन की जो प्रोडक्शन है वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये निमोनिक यहाँ पे रखना है कि लेप्टिन मेक्स यू थिन, लेप्टिन मेक्स यू थिन। क्यों, आपके स्टेटस सेंटर्स जो से होते हैं उनको कंट्रोल अप करके रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट लेप्टिन। अब आ जाओ एंडोकैनाबिनॉइड्स। अब ये 1000 दफ़ा तो मुझे भी नेम भूल जाता है बेसिकली। अच्छा, इसमें ना ये होता है, देखो लेप्टिन में ना एक दो चीज़ जो मैंने अपने नोट्स पे भी लिखी हुई है, बेसिकली जो अफेक्ट करता है ब्रेन को। जब ब्रेन रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है ना, तो आपको जो एंड्रो जो इफ़ेक्ट है बेसिकली वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसकी वजह से ना हमारी बॉडी के अंदर हंगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती रहती है, दैट्स वाई हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी होती है। अब ना इसके अंदर ये जो मेन पॉइंट लिखा हुआ है ना कि स्लीप डेप्रिवेशन और स्टारवेशन की वजह से कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो लेप्टिन है हमारी बॉडी के अंदर कैसे कम होता है। क्योंकि देखो जब बॉडी की नीड्स होती है एनर्जी को, तो वो क्या करता है, स्ट्रेस ऑफ कोर्स हमारे हंगर्स को क्या करता है, कंपनसेट करता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर स्टारवेशन होगी, तो वो क्या करेगा, लेप्टिन के लेवल को कम कर देगा, और वो क्या करेगा, नीड करता है आपकी फूड को, ठीक है। तो स्लीप डेप्रिवेशन और स्टारवेशन के अंदर भी हमारी जो लेप्टिन की प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। एज इट इज़ जो हमारी स्लीप डेप्रिवेशन, फास्टिंग और प्रेडेटर रिलीज सिंड्रोम है, ये गैरलिन की प्रोडक्शन को भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, और स्लीप डेप्रिवेशन और स्टारवेशन हमारी बॉडी में लेप्टिन की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं। अब आ जाओ एंडोकैनाबिनॉइड्स। बेसिकली सोर्स क्या है आपका, एंडोजीनियसली बाय लिपिड्स मॉलिक्यूल्स। यहाँ से एक दफ़ा देखते हैं, एक्ट ऑन कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस एंड न्यूक्लियस, अकम्बेंस टू की ब्रेन एरियाज फॉर द हेमोस्टेटिक एंड हीडोनिक कंट्रोल ऑफ फूड, इंक्रीज एपिटाइट। ये भी एपिटाइट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। एक्ट करता है आपके CB1 रिसेप्टर्स पे, ये CB1 रिसेप्टर्स पे ना जाके एक्ट करता है। CB1 रिसेप्टर्स क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा एरिया है जहाँ पे हाइपोथैलेमस है जो कंट्रोल करता है हंगर को एनर्जी बैलेंस के अंदर। तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, जो न्यूक्लियस अकम्बेंस है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस जो यहाँ आपने पढ़ा है, न्यूक्लियस अकम्बेंस, ये क्या करते हैं, फूड हमारी बॉडी के अंदर, हम कोई भी जो फूड है ना, अगर हम उसकी इनटेक वगैरह कर रहे हैं, तो ये ना प्लेयर फील करवाते हैं। कोई भी हम खुराक
खा रहे हैं ना, हम कोई भी ऐसा सालन यूज़ कर रहे हैं, हम फूड इनटेक कर रहे हैं, वो हमें मज़ा देता है कि हाँ यार हमें अच्छा लग रहा है, प्लेयर प्लस रिवार्ड हमें अच्छा लगवाता है कि हाँ यार ये अच्छा है। ठीक है, हम कुछ चीज़ों में कहते हैं नहीं नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये ऐसा हार्मोन है ये कहता है नहीं नहीं यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, तू खा के दे। अब ये इंक्रीज़ हमारी बॉडी के अंदर एपिटाइट को, जो बेसिकली बात इम्पॉर्टेंट है कि एपिटाइट को कैसे इंक्रीज़ करवा रहा है। एक तो होता है हीमोस्टेटिक कंट्रोल, हीमोडायनामिक कंट्रोल, एंडोजीनस कैनाबॉइड्स, और सिंपली देखिए एक्टिवेट कर देता है ये NPY को। ठीक है, सिम एस जैसे आपने गैरलिन के अंदर पढ़ा, जब ये न्यूरॉन्स एक्टिव, अब सारा आपको प्रोसेस एक्टिवेट होगा कि हाइपोथैलेमस जो सब एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी वजह से जो हंगर सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है ना, हिडोनिक कंट्रोल होता है, उसके अंदर जो डोपामीन है ना, डोपामीन, हिडोनिक कंट्रोल, इसके अंदर एपेटाइट जो सा होता है, जो डोपामीन है वो क्या हो जाता है आपका स्टिमुलेट, आपका जो डोपामीन है वो क्या होता है स्टिमुलेट हो जाता है इन न्यूक्लियस अकम। ये आपने ये न्यूक्लियस अकम्बेंस को तो आपने ऐसा टिका के याद रखना है ना कि आपका जो एंडोकैनाबिनॉइड्स हैं इनके अंदर ये न्यूक्लियस अकम्बेंस ही है हर चीज़। इसके अंदर ये क्या करता है, आपका जो न्यूक्लियस अकम्बेंस है ये क्या करता है, हमारे जो डोपामीन है के थ्रू सेंसिटिविटी ऑफ ईटिंग जो है वो क्या कर देता है, सेंसेशन को ज़्यादा कर देता है। सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, बल्कि कुछ ज़्यादा बैड राइटिंग है। और इसके लिए ये क्या कर देता है, फूड को मोर डिज़ायरेबल, फूड को क्या कर देता है मोर डिज़ायरेबल। इसके अलावा जो हमारे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिमिक करती हैं इसके इफ़ेक्ट को, और जिसकी वजह से जो हंगर पाथवेज हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट एंडोकैनाबिनॉइड्स। ठीक है, आज हमने कॉर्टिसोल और ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। इंशाल्लाह अगली जितनी भी वीडियोज़ हैं इसके अंदर हम जो है ना बस इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।